साथियों रोज सुबह 7 बजे आप सभी के लिए यह करंट और स्टैटिक की क्लास होती है, जो आज से और नए सिरे से और नए तरीके से और नए जोश के साथ करंट और करंट से मिलती हुई जो स्टैटिक होती है उसको टारगेट करते हुए, तो जो भी साथी पेन कॉपी लेकर बैठे बहुत अच्छे से, तो सबके सब साथी पेन कॉपी लेकर बैठना, बहुत बढ़िया से के चीज को पढ़ेंगे। अभी 3 4 5 क्वेश्चन हल्के हल्के थोड़े से रिचार्ज हो जाते, फिर आगे बढ़ते। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले, अब देखिए क्वेश्चन क्या तरीका इसमें होना चाहिए था, भैया पहले व्यक्ति कौन नहीं थे, क्योंकि पहले व्यक्ति जो थे वो 3 व्यक्ति थे। इसकी मैं अक्सर ट्रिक भी बताता हूं। राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति राजगोपालाचारी और सीवी रमन। 1954 में भारत रत्न टोटल 3 भारतीयों को मिला। कितनों को? 3। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं मिला। जवाहरलाल नेहरू जी को 1954 में नहीं मिला। पूछे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, ये पहले भारतीय भी थे, पहले एशियाई व्यक्ति भी थे। सन 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला 1913 में साहित्य में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई है और यह पहली बार सन 1965 में जी शंकर कुरूप जी को मिला। किससे भैया? जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा के लिए। किसके लिए? मलयालम। वैसे कुल मिला के 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 तो 8वीं अनुसूची की और 23वीं हो जाती है अंग्रेजी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, इनको प्रथम व्यक्ति भी कह सकते हो और प्रथम महिला भी कह सकते हो। 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। देविका रानी करके इनका नाम था। क्या नाम था भैया? देविका रानी। तो देविका रानी को यह पुरस्कार मिला है। परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यह बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है जो युद्ध के समय पर अदम्य साहस और बहादुरी के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। मेजर सोमनाथ शर्मा, ये पहले भारतीय थे, पहले व्यक्ति जिन्हें भैया परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी, तो याद रखिएगा 1991-92 में पहली बार खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद पहले व्यक्ति थे जिनको उस समय राजीव गांधी खेल रत्न, वर्तमान नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो अब साथी ये थे कुछ क्वेश्चन आपको रिचार्ज करने के लिए। अब शुरुआत कर देते अपने मुख्य करंट अफेयर। तो सबके सब पेन कॉपी लेकर तैयार हैं? तो चलिए मैं सरस्वती बाबा श्याम जी का नाम लेकर शुरू करते हैं कि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश से ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ने सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ने सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। रज सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में कौन सा देश ओटावा कन्वेंशन से बाहर हो गया है या ओटावा कन्वेंशन से उसने अपने आप को बाहर कर लिया है? तो देखिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका नाम है ओटावा कन्वेंशन या ओटावा अंतरराष्ट्रीय संधि। इससे आप संधि भी मान सकते हैं। संधि मतलब अंतरराष्ट्रीय समझौते जो, यह साथी एंटी लैंडमाइन समझौता है। एंटी पर्सनल लैंडमाइन समझौता, एंटी पर्सनल
लैंडमाइन समझौता। लैंडमाइन समझते हो? आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक साथी बारूदी सुरंग कह सकते हो। लैंडमाइन मतलब बारूदी सुरंग। तो जो व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए बारूदी सुरंग बिछाई जाती है, तो बारूदी सुरंग की समाप्ति को लेकर यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता था, जिस पर 7 दिसंबर 1997 में साइन हुए। इस पर साइन कब हुए हैं? इस पर हस्ताक्षर 3 दिसंबर 1997 में। और यह लागू कब से हुआ है? यह समझौता 1 मार्च 1999 से लागू। 1 मार्च 1999 से यह समझौता लागू। कनाडा के ओटावा शहर में इस पर साइन होने शुरू हुए थे। कनाडा की राजधानी ओटावा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इसलिए इसका नाम ओटावा रखा गया है। अब ये जो समझौता, इससे पोलैंड ने बाहर होने की घोषणा की है। उससे पहले जनवरी 2026 में ये फिनलैंड बाहर हो गया है, और फरवरी 2026 हाल ही में पोलैंड ने इससे बाहर होने की घोषणा की है। ये ऐसी बारूदी सुरंगों को नष्ट करने का समझौता है, या ऐसी बारूदी सुरंगों को न बिछाने का समझौता है जो इंसानों को टारगेट करती है। जैसा आपने फिल्मों में देखा होगा, उस पर पैर रख दिया जाता है तो फिर वो बारूदी सुरंग फट जाती है वजन के प्रेशर से। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पोलैंड की राजधानी हो जाती है वार्सो। पोलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? वार्सो। विस्टुला नदी के किनारे है। कौन सी नदी? विस्टुला नदी के किनारे वार्सो। इसकी राजधानी के साथ साथ पोलैंड की मुद्रा बहुत पूछता है, क्योंकि इसकी मुद्रा अलग सी है, ZLOTY। ZLOTY, जलोटी जलोटी करके इसकी मुद्रा हो जाती है। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सो। पोलैंड की मुद्रा क्या है? जलोटी। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भैया इसने क्यों बाहर निकलने की घोषणा की है? क्योंकि इन सब यूरोपियन देशों को खतरा है कि भविष्य में रूस इन पर आक्रमण कर सकता है। तो रूस से आक्रमण को बचने के लिए ये अपने बॉर्डर पर लैंडमाइन बिछाना चाहते हैं। ये अभी से अपने बॉर्डर पर क्या बिछाना चाहते हैं? जो पोलैंड का रूस से बॉर्डर लगा हुआ है, पोलैंड का रूस से बॉर्डर, उस पर ये क्या लगाना चाहते हैं कि हम पहले से बारूदी सुरंग बिछा देंगे, जिससे रूसी आक्रमण थोड़ा स्लो हो सके। रूसी आक्रमण। इसी तरह एक समझौता हो जाता है NPT, जो कि 1968 में साइन, 1970 से लागू। इसी तरह एक समझौता हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन टेस्टमेंट ट्रीटी, जो कि 1996 में आया, लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ है। केवल इस पर साइन हुए हैं, ये लागू नहीं हुआ है। इसको अच्छे से याद रखेगा। जो ये एंटी पर्सनल ये वाला समझौता है ओटावा, इस पर भारत ने साइन नहीं किए, भारत द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, भारत द्वारा या भारत इससे नहीं जुड़ा है। भारत, याद रखेगा, ओटावा कन्वेंशन का सदस्य नहीं है, या भारत इससे नहीं जुड़ा हुआ है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता हूं, ओटावा कन्वेंशन ये किस वर्ष से प्रभावी हुआ? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य होना चाहिए कि आप क्लास में याद करके जाएं। और आज आपके लिए क्विज की घोषणा भी होनी है, पता है ना आपको? ये चीज आपको क्लास में याद करना है। तो ओटावा कन्वेंशन बारूदी सुरंगों को मिटाने के लिए कब से लागू हुआ है? कहोगे सर 1 मार्च 1999 से लागू। ये कब से लागू हुआ है भैया? 1 मार्च 1999 से लागू। ये कब से लागू हुआ है? 1 मार्च 1999 से लागू। पोलैंड की राजधानी मुद्रा बताइए तेज से। पोलैंड की राजधानी मुद्रा। और याद रखना, पोलैंड ने ओटावा कन्वेंशन, ओटावा अंतरराष्ट्रीय समझौते से बाहर निकलने की घोषणा की है। पोलैंड की राजधानी वार्सो किस नदी के किनारे? विस्टुला नदी के किनारे स्थित है। पोलैंड की सबसे लंबी नदी है। जबकि जलोटी क्या हो जाती है? इसकी मुद्रा। जलोटी क्या हो जाती है? पोलैंड की मुद्रा हो जाती है। हाल ही में कौन सा देश नई दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाला 89वां देश बना है? कौन सा? 89वां। अभी आप सभी जानते हैं 2026 का इंडिया AI इंपैक्ट शिखर सम्मेलन, इंडिया AI इंपैक्ट शिखर सम्मेलन
समिट भी कह सकते हो। ये फरवरी 2026, 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भाई इंडिया एआई इंपैक्ट समिट ये कहां पर आयोजित हुआ है? कहोगे सर ये नई दिल्ली में। तो इसमें साथी एआई के उपयोग को लेकर, एआई के उपयोग को लेकर एक आप ऐसा कह सकते हैं उद्घोषणा, जिसको नई दिल्ली घोषणा कहा गया है। एआई के उपयोग को लेकर एक नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। इस पर जितने भी देश शामिल हुए वो सब इससे जुड़े, सबने इस पर साइन किए। ये नई दिल्ली घोषणा किससे संबंधित है? एआई के उपयोग को लेकर। कौन से शिखर सम्मेलन के बाद? जो 16 से 20 फरवरी भारत की नई दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट हुआ, इसका एक निचोड़ है। यह क्या है निचोड़? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कॉन्सेप्ट पर, कि जो ये एआई है सबके हित और सबके सुख के लिए हो। सर्वजन हिताय और क्या हो जाता है? सर्वजन सुखाय। इस पर 89वां देश जो बना है ये बांग्लादेश बना है। 89वां देश जिसने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, 89वां देश बांग्लादेश पड़ोसी देश है। हमारे रिश्ते भी हाल ही में अच्छे नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाती है? ढाका। सबके सब लिख लीजिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यह बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी है। क्या है? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। और यहीं पर याद रखिएगा 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना भी कहां पर? ढाका में। जबकि बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाती है? टका। यहां का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? भाई बांग्लादेश का नया पीएम कौन बना है? सबके सब बोल के चला करो मन मन में, तारिक रहमान। आप ऐसे इस क्लास को लिया करो जैसे जब तुम स्कूल में लेते थे कि भाई टीचर तुम्हारे सामने और जो मैं यहां से तुम्हें पढ़ा रहा हूं बस तुम्हें उससे अपने मन मन में दोहराना है, वो चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी। तो राजधानी क्या हो जाती है? कहोगे सर ढाका। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर, और यहीं पर साथी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, मुद्रा टका। जबकि तारिक रहमान क्या हो जाता है? यहां का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? कहोगे सर तारिक रहमान। तारिक रहमान। इसी में आपसे पूछ लेगा एआई का जनक किसको कह देते हैं? एआई का जनक किसको कह दिया जाता है? तो जॉन मैकार्थी करके एक व्यक्ति थे। एआई के जनक किसको कहा जाता है? जॉन मैकार्थी। तो बांग्लादेश नई दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाला 89वां देश बना है। ये एआई के उचित उपयोग को लेकर एक दस्तावेज है जो ये जारी किया गया है। इसी में कुछ और पूछ लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज साथी आपके लिए दो बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। एक तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की किताब लॉन्च होगी, और सबके सब सुन लीजिए आज साथी, सबके सब करंट अफेयर की क्विज को लेकर भी आज साथी जो करंट अफेयर आधारित रोज 10,000 के नाम, टॉप 100 लोगों को 100-100 रुपए का रोज 10,000 के नाम, और ये जो बीच बीच में चीजें पढ़ा रहा हूं इन्हीं से क्वेश्चन होंगे। देश राजधानी मुद्रा, कोई सम्मेलन, उन्हीं से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक ये जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने एआई सुरक्षा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो देखिए जो एआई पर पहला शिखर सम्मेलन था वो यूनाइटेड किंगडम में, दूसरा दक्षिण कोरिया के सियोल में, दूसरा दक्षिण कोरिया के सियोल में। 2025 ये फ्रांस की राजधानी पेरिस, और 2026 में इस बार फरवरी भारत में। टोटल 4 हो चुके, पहला यूके में, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा फ्रांस, और ये जो भारत में आयोजित हुआ है ये चौथा है। तो पूछा कौन सा देश जिसने एआई सुरक्षा पर पहला देश वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी? ये ब्रिटेन था, यूके ने। और 2027 में कहां पर होगा? 2027 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा, 2027 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। भाई एआई शिखर सम्मेलन 2027 में कहां पर होगा? कहोगे सर जिनेवा में आयोजित होगा।
एक एक चीज पर फोकस करो। इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक 2026 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ओवरऑल मेडल में किस देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते? विंटर ओलंपिक, जिनको शीतकालीन ओलंपिक कह देते हैं। तो देखिए भैया, जो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक थे, फर्स्ट विंटर ओलंपिक, या जिन्हें पहले शीतकालीन ओलंपिक कह देते हैं, सबके सब मन मन में दोहराते चलो इसे। पहले शीतकालीन ओलंपिक सन 1924 चैमोनिक्स या चैमोनिक्स करके एक जगह थी, चैमोनिक्स करके एक जगह थी भैया, फ्रांस में। तो जो पहले शीतकालीन ओलंपिक थे वो कहां पर आयोजित हुए? कहोगे सर पहले शीतकालीन ओलंपिक ये 1924 में। अभी 2026 के ये इटली में, याद रखिएगा। उसके बाद में 2030 के जो होंगे ये फ्रांस में होंगे। 2030 के कहां पर होंगे? फ्रांस में। और 2034 के जो शीतकालीन ओलंपिक है ये अमेरिका के ऊटा में होंगे, अमेरिका के ऊटा में। 2026 इटली, मिलानो और कोर्टिनो, मिलान और कोर्टिनो करके दो शहर है इटली के, जहां पर इस बार आयोजित हुआ। फ्रांस के फ्रेंच एल्प वाले हिस्से में, फ्रेंच एल्प्स वाले हिस्से में, और ऊटा करके एक शहर है अमेरिका का, वहां पर 2034 के ये विंटर ओलंपिक। इसमें साथी नॉर्वे, जो कि उत्तरी गोलार्ध के पास है, जिसको अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं, अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कह देते हैं। अर्धरात्रि क्योंकि यहां पर रात हो रही होती है समय के हिसाब से, लेकिन फिर भी सूरज निकला होता है। अगर घड़ी के हिसाब से देखोगे तो रात, लेकिन फिर भी सूरज निकला होता है, क्योंकि सती बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध के पास स्थित है, उत्तरी ध्रुव के पास, इसलिए इसको अर्धरात्रि का देश भी कह देते। नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाती है? नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाती है? कहोगे सर ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी। तो इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक 2026 में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? ये नॉर्वे ने जीते। इस बार ये 25वां संस्करण था मिलान और कोर्टिना शहर में। इसके मेस्कट थे टीना और मिलो। इसके मेस्कट क्या थे? टीना और मिलो। तो टीना कोर्टिना और मिलो का मिलान। आधिकारिक मोटो था ड्रीमिंग टुगेदर। इसमें भारत का प्रदर्शन कोई पदक नहीं जीता। भारत की तरफ से आरिफ खान स्कीइंग में भाग लेने वाले ये प्रतिनिधि थे। नॉर्वे पहले स्थान पर रहा, 18 गोल्ड, 12 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज, टोटल 41। सेकंड पर अमेरिका, तीसरे पर नीदरलैंड, सेकंड पर अमेरिका, तीसरे पर। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये 23 जून 1894 को बनी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुजान, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आपसे पूछ लेगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुजान, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 23 जून, इसलिए 23 जून को क्या मनाते हैं? ओलंपिक दिवस मनाते हैं। 23 जून को प्रत्येक वर्ष अगर कोई आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, सबके सब लिखकर बताइए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये कब मनाया जाता है? जबकि जो ओलंपिक के संस्थापक कहे जाते हैं पियरे डी क्यूबर्टिन, या ओलंपिक के पापा, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, इनका नाम था पियरे डी क्यूबर्टिन करके। इन्हीं के प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक खेल शुरुआत हुए। और पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये सन 1896 में एथेंस में आयोजित हुए। ग्रीस के एथेंस में पहले आधुनिक। तो 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना, लुजान, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, संस्थापक पियरे डी क्यूबर्टिन, संस्थापक पियरे डी क्यूबर्टिन। अब जैसे पूछ लेता है आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार कब शुरू हुए, तो आपसे या तो पूछेगा ग्रीष्मकालीन या पूछेगा शीतकालीन, दोनों में कुछ नहीं दिया तो आप ग्रीष्मकालीन उत्तर लगाना। क्या लगाना? ग्रीष्मकालीन। जबकि एक जोहान्स हॉस्फ्लोट क्लोबे करके एक व्यक्ति है, ये नॉर्वे के, ये कहां के रहने वाले? नॉर्वे के। इन्होंने सर्वाधिक
सर्वाधिक गोल्ड विंटर ओलंपिक में, शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड, शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड, इनके पास सर्वाधिक गोल्ड मेडल है शीतकालीन ओलंपिक में। पूछा है आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार, तो नॉर्वे ने इस बार 18 गोल्ड मेडल जीते। पहली बार 1896 एथेंस ग्रीस से शुरू हुए, पहली बार। पूछ लेता है भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब हिस्सा लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में बच्चा ये कब हिस्सा लिया था? तो देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये भारत की संस्था है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पूछ लेगा कि भाई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बनी? 1927 में बनी थी। और इसके पहले अध्यक्ष दोराबजी टाटा, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष पीटी ऊषा है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यही संस्था है जो ओलंपिक से जुड़ी हुई है। 1927 में गठन। और पहले अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा। हजारों बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। भारत ने पहली बार आधिकारिक तौर पर, देश के तौर पर आधिकारिक रूप से 1920 के इन ओलंपिक में भाग लिया था। एंटवर्प ओलंपिक में भाग लिया था 1920 में आधिकारिक रूप से। जबकि पहला मेडल, गोल्ड मेडल 1928 के ओलंपिक में हॉकी में। ओलंपिक खेलों का जनक किसको माना जाता है? पापा ऑफ ओलंपिक। देखो जब आप किसी चीज की थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद में उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा आसान लगने लगता है। जब आप किसी चीज की थ्योरी पढ़ लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, पियरे डी कुबर्टिन, पियरे डी कुबर्टिन। तो मैं जो आपको साथी हम लोग जो ये करंट अफेयर आधारित रोज 10,000 के नाम वाली ये क्लास लेकर आ रहे, रोज 10,000 के नाम वाली क्विज, जो करंट बिल्कुल ईमानदारी से 7 बजे से आके पढ़ेगा, तो ये जो बीच बीच की चीजें उन्हीं से आपसे पूछूंगा। ये जो बीच बीच की चीजें हैं उन्हीं से आपसे पूछूंगा। तो इसलिए सबके सब ध्यान पूर्वक पढ़ना, क्योंकि मैं बीच बीच से ही जो मैं पढ़ा रहा हूं एक्स्ट्रा ओलंपिक के बारे में या किसी चीज के बारे में, क्वेश्चन वहीं से रहेंगे। 10 क्वेश्चन होंगे, 5 मिनट में करने होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे और कितने मिनट में? 5 मिनट में। इसलिए बिल्कुल सावधानी से, और करंट के साथ स्टैटिक भी पढ़ रहे, कंटेंट की फिक्र मत करो। अभी जो भी एग्जाम चले एक भी क्वेश्चन तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस, एआई में किस देश का दिमाग कितना तेज है? तो ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या है? देखिए इसमें पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान चाइना का है, तीसरा स्थान सिंगापुर का है। भारत का जो इसमें स्थान है वो छठा है। भारत का स्थान कौन सा है? छठा। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट में भारत का स्थान छठा है। भारत का स्कोर 100 में से 32 है। भारत का स्कोर कितना है? 100 में से 32। तो एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट का मतलब है कि एआई के मामले में भारत का दिमाग कितना है। जबकि एंटरप्राइज यूज की बात करें, एंटरप्राइज यूज की बात करें कि भाई इसके उपयोग में भारत का स्थान कौन सा है, तो उपयोग में भारत का स्थान दूसरा है। एआई सबसे ज्यादा यूज हम लोग करते हैं, लेकिन नॉर्मल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट में इसमें हमारा स्थान छठा, स्कोर 32। भारत की रैंक छठी है। जबकि याद रखिएगा इसमें पहला स्थान किसका है? अमेरिका का, दूसरा चीन का। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण ये रैंकिंग है, ध्यान दीजिएगा। एक रेस्पॉन्सिबल नेशन कि कौन सा देश कितना जिम्मेदार है, इसको लेकर पहली बार 2026 में एक रैंक आई है। विश्व बौद्धिक फाउंडेशन, इसमें पहली रैंक तो सिंगापुर की है और भारत की रैंक इसमें 16वीं है। भारत की रैंक रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी में हम दुनिया में 16वें नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। पहला स्थान आइसलैंड का, भारत का 130। ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में
इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। पहला स्थान आइसलैंड का। तो जेंडर गैप में 131, जबकि मानव विकास में 130। विश्व शांति सूचकांक, इसको अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ई माने इकोनॉमिक्स, पी माने पीस, इसमें भारत का स्थान 115। और टेररिज्म का मतलब होता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में, आतंकवाद में हमारा स्थान 14वां है। आतंकवाद में कौन सा है? 14वां। इसको भी कौन जारी करता है? आईईपी संस्था। तो ये जो सूचकांक होते इनको कौन सी संस्था जारी करती है? इसमें पहला स्थान किसका है? भारत की रैंक कितनी है? पहले से कम हुई है, पहले से ज्यादा हुई है? इस तरह के सभी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको भी दिमाग में ले लीजिएगा। जैसे पूछ लेगा रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत साथी कौन से स्थान पर है? रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? जो जिम्मेदार देशों का सूचकांक होता है, जिम्मेदार देशों का। तो याद रखिएगा भाई, अगर हम लोग टेररिज्म की बात करें तो हम लोग 14वें स्थान पर है, 14वें स्थान पर। अगर हम लोग जेंडर गैप की बात करें कि महिला पुरुष में कितना भेदभाव है, 131। मानव विकास की बात करें 130, मानव विकास में 130, जबकि जिम्मेदारी देशों में पहला सिंगापुर का है, भारत का 16 है। पहला सिंगापुर, भारत का इस समय 16वां स्थान है भारत का। विश्व शांति सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व शांति सूचकांक, जिसमें भारत का 115वां स्थान है। शांति में हम लोग कौन से नंबर पर है? 115। तो शांति का सूचकांक और साथ ही जो आतंकवाद सूचकांक होता है, इन दोनों को एक ही संस्था जारी करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इस बार एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। चलिए, भारत ने किस देश के साथ डाक क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ डाक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए? किसको भैया? डाक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता? तो भारत जो अंतरराष्ट्रीय समझौता करता है ना बाबू, भारत जो अलग अलग देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय समझौता करता है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ब्राजील के साथ ये कुल 10 समझौते हुए, लिख के बताइए कमेंट में, ब्राजील के साथ ये कितने एमओयू अथवा समझौते हुए? कुल साथी 10 समझौते हुए। जैसे पोस्ट के मामले में, डाक विभाग के मामले में, लघु उद्योग के मामले में, जो साथी औषधि क्षेत्र होता है, दवाइयों वाले क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल आदि, कुल मिला के 10। 18 से 22 फरवरी ब्राजील के राष्ट्रपति भारत के आधिकारिक यात्रा पर थे। भारत की यात्रा पर ब्राजील के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए, भारत की ऑफिशियल विजिट पर, एआई समिट में भी भाग लिया। तो ब्राजील की राजधानी बताइए, ब्राजील की साथी मुद्रा बताइए, ब्राजील की मुद्रा, ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम बताइए, ब्राजील के राष्ट्रपति। याद रखिएगा, ब्राजील यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या में भी सबसे बड़ा देश है ब्राजील। यहीं पर अमेजन नदी बहती है। इसकी राजधानी हो जाती है ब्रासीलिया, सबके सब राजधानी क्या हो जाती है? ब्रासीलिया। मुद्रा हो जाती है रियल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी मुद्रा REAL, इसकी स्पेलिंग देख लेना। और राष्ट्रपति है लूला डा सिल्वा, लूला डा सिल्वा करके यहां के राष्ट्रपति हैं, लूला डा सिल्वा करके ये ब्राजील के राष्ट्रपति। लूला डा सिल्वा 4 दिन 18 से 22 तक भारत की यात्रा पर रहे, राजधानी ब्रासीलिया। ब्राजील के साथ इस बार भारत ने इस यात्रा में कितने समझौते किए? तो कहोगे सर कुल मिला के 10 समझौते किए। कुल मिला के कितने समझौते? 10 समझौते। पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी
द एटर्नल स्टेटसमैन का विमोचन किसके द्वारा किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर द एटर्नल स्टेटसमैन यह किताब किसके द्वारा विमोचित की गई, विमोचन किया गया? विमोचन का अर्थ होता है इस किताब को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जबकि इस किताब का लेखक कौन है? विजय गोयल इसका लेखक है, विजय गोयल करके इसके लेखक है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेटसमैन सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च किताब है और इसके लेखक कौन है? विजय गोयल जी इसके लेखक है। इस बात को अच्छे से याद रखेगा। ये बताइए भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, यह भी आप बताकर चलिए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। तीसरा आपसे पूछ लेगा इसके मतदान में कौन भाग लेते हैं? मतदान में कौन भाग लेते हैं? मतदान में कौन भाग लेने का मतलब समझ रहे हो? इसके लिए वोटिंग कौन कौन करते हैं? जो उपराष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें वोटिंग कौन कौन करते हैं? सबके सब बताइए, वोटिंग कौन कौन करते हैं? वोटिंग। और इनके पद को लेकर अनुच्छेद बताइए, पद को लेकर अनुच्छेद। और अनुच्छेद 64 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 64। तो सीपी राधाकृष्णन जी ने इस किताब को लॉन्च किया है। न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए? कहोगे सर 35 वर्ष। पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी, पहले उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पहले सभापति भी थे। मतदान में लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य, मतदान में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। इसका राज्यों का कोई रोल नहीं रहता, राज्य विधानसभा आदि का। अनुच्छेद 63 से इनका पद होता है। जबकि अनुच्छेद 64 वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति। तो जैसे पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति घोषित करता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति, जबकि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा पद अनुच्छेद 63, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी। मतदान में लोकसभा और राज्यसभा के साथ ही सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा। 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? हिंदी में भाषण देने वाले। तो अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे लीडर रहे हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में, इन्होंने साथ ही हिंदी में सबसे पहले भाषण दिया था, हिंदी में सबसे पहले। अटल जी के जन्म दिवस को प्रति वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? अटल जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में। किस दिवस के रूप में? सुशासन दिवस। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 16वां संस्करण। तो पूछे वज्र प्रहार ये भारत और किस देश के बीच में होता है? जैसे रूस से हमारा इंद्र युद्ध अभ्यास होता है, फ्रांस से साथी वरुण गरुण युद्ध अभ्यास होते हैं, वरुण गरुण। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका से याद रखिएगा ये वज्र प्रहार करके जो युद्ध अभ्यास है इसका 16वां संस्करण अमेरिका के साथ, भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार का 16वां संस्करण, भारत और अमेरिका। तो ऐसे याद रख लीजिएगा वज्र प्रहार का 16वां संस्करण ये किस किस के बीच में? भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच के कुछ और युद्ध अभ्यास है, जैसे टाइगर क्लॉ, ये पहली बार आयोजित हुआ था पिछली बार 2025 में।
यह सत्य विशेष बलों के बीच में था। बंगाल की खाड़ी वज्र प्रहार करके जो है इसका 16वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, हिमाचल प्रदेश एक युद्ध अभ्यास नाम से भी होता है। इसका अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। यह पिछली बार अलास्का में हुआ था थल सेना के बीच में। और टाइगर ट्रियम्फ, ये तीनों सेनाएं, इसका तीसरा संस्करण यह विशाखापट्टनम। तो भारत और अमेरिका के बीच के यह युद्ध अभ्यास पूछ लेता है। टाइगर किलो पहला, वज्र प्रहार 16वां हिमाचल प्रदेश के बकलोह में युद्ध अभ्यास पिछली बार 2025 अमेरिका में, और टाइगर ट्रियम्फ यह 2025 में विशाखापट्टनम में हुआ है। टाइगर ट्रियम्फ यह 2025 में विशाखापट्टनम में। चलिए भैया, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बताइए। पूरी दुनिया में हंगामा कर रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जिन्होंने पूरी दुनिया में हंगामा कर रखा है। जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, सबके सब एक चीज सुन लीजिए। आज साथी आपके लिए करंट अफेयर आधारित क्विज की घोषणा भी होनी है, जिसमें रोजाना टॉप 100 रैंक को 100 रुपए मतलब 10,000 रुपए के प्रतिदिन इनाम। इसमें ये जो मैं आपको बीच बीच में बताता चल रहा हूं, ये जो छोटी छोटी चीजें पढ़ाता चल रहा हूं, इन्हीं से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछूंगा। इसलिए बहुत सावधानी से एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा। और रोज करेक्ट 7 बजे आ जाया करो। कितने बजे? 7 बजे। चलिए, किस राज्य में स्थित 475 साल पुराने कैथेड्रल का मतलब होता है चर्च, कैथेड्रल का मतलब हो जाता है चर्च, ने यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2025 यह पुरस्कार जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनेस्को का विश्व स्तर का है। तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, मतलब संस्कृति के संरक्षण को लेकर यह महाराष्ट्र के वसई में, महाराष्ट्र के वसई में है सत्य कैथेड्रल। महाराष्ट्र के वसई में कैथेड्रल है, 475 साल पुराना है। इसने यूनेस्को का अवार्ड जीता है। ये अवार्ड कहां पर आयोजित हुए? ये थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुए। अवार्ड कहां पर आयोजित हुए? थाईलैंड में आयोजन थाईलैंड में हुआ है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र के मुंबई के वसई में एक कैथेड्रल है, उसने यह अवार्ड जीता है। यहां जनता ने फंडिंग करके इसका संरक्षण किया, मतलब इसकी रिपेयरिंग आदि की है। इसकी क्या की है? रिपेयरिंग। तो यूनेस्को ले लीजिए। यूनेस्को, इसकी स्थापना 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में। भाई सबके सब दोहराओ, यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब यूनेस्को के भारत में स्थल देखें तो जो विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल, इनकी संख्या हो जाती है 44। विश्व विरासत स्थल की संख्या 44। जो ये अमूर्त सांस्कृतिक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल, इनकी संख्या हो जाती है 16। और जो ये संभावित है, टेंटेटिव लिस्ट वाले हैं संभावित, इनकी संख्या हो जाती है 69। तो विश्व विरासत स्थल कितने भारत में? 44। बहुत इंपॉर्टेंट। अमूर्त सांस्कृतिक लास्ट दीपावली को शामिल किया गया। संभावित की सूची में कितने? 69। संभावित की सूची में कितने? 69। जो अमूर्त सूची में, वो याद रखिएगा, कहोगे सर 16 है। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष? इसका हेडक्वार्टर बताइए। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष? भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में पुरानी चीजों का संरक्षण करता है। यूनेस्को 1945 हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में।
स्वदेश निर्मित टिटनिस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। यह स्वदेशी निर्मित है, टिटेनस और वयस्क डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जिसको काली खांसी भी कह देते हैं, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? टिटनिस और डिप्थीरिया की नई वैक्सीन। तो स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इसको कहां पर लॉन्च किया है? यह सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है हिमाचल प्रदेश के कसौली में। हिमाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है। यह टिटनिस और डिप्थीरिया, दो तीन चीजें ध्यान दीजिएगा। भारत का एक साथी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है। भारत का एक टीकाकरण कार्यक्रम है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जिसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं। यह 1985 में लॉन्च हुआ। भारत में टीकाकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम कौन सा है? भारत में टीकाकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम, तो याद रखिएगा, यूआईपी करके है। इसमें 11 टीके 12 बीमारी कवर होती हैं। 11 टीकों से 12 बीमारी। तो पूछेगा यूआईपी को कब लॉन्च किया गया? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, यह भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो कितने टीके? 11 टीके 12 बीमारियों से बचाने के लिए। 11 टीके। इसी में लिख लीजिएगा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। सबके सब दोहराओ, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब होता है? कहोगे सर प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और पूछ ले विश्व टीकाकरण दिवस, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, विश्व टीकाकरण दिवस, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, यह प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को होता है। यह कब होता है? प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर। राष्ट्रीय टीकाकरण पहली बार पोलियो की खुराक, और विश्व टीकाकरण 10 नवंबर। देखिए, दुनिया की पहली वैक्सीन यह एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। दुनिया की पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर करके व्यक्ति थे। इन्होंने स्मॉल पॉक्स 1796 में चेचक का टीका बनाया था। स्मॉल पॉक्स अथवा चेचक का टीका, स्मॉल पॉक्स अथवा चेचक का टीका। तो स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया है। टिटनिस और बालिग जो अडल्ट होते हैं उनके लिए डिप्थीरिया की वैक्सीन है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, टीडी वैक्सीन भी कह देते हैं। 1985 में 11 टीके 12 बीमारी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर। और दुनिया की पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर, पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यह पहली बार यह कब मनाया जाता है? सबके सब खींच करके उत्तर दीजिए और लास्ट तक रुकना। आज साथी आपके लिए क्विज का अनाउंसमेंट है और 2 और बड़े बड़े अनाउंसमेंट है। थोड़ा सा तेज चलते हैं। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। दुनिया की पहली वैक्सीन या दुनिया का पहला टीका एडवर्ड जेनर, 1796। एडवर्ड जेनर। किस मणिपुरी फिल्म ने 110%, 1,00,000% ये क्वेश्चन आना है, 1 करोड़% मान लो इसे, इतने परसेंट ये क्वेश्चन आएगा। समझिए मेरी बात। किस मणिपुरी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार 2026 जीता है? बाफ्टा अवार्ड 2026। ये 79 बाफ्टा पुरस्कार है जो इंग्लैंड में दिए जाते हैं। कहां पे दिए जाते हैं? इंग्लैंड में। ये बूंग करके फिल्म है। कौन सी भैया? बूंग। मणिपुरी फिल्म है जिसका नाम है बूंग। इसने बड़ी बड़ी फिल्मों को, हॉलीवुड की फिल्मों को पछाड़कर, ये ब्रिटिश फिल्म अवार्ड होते बाफ्टा, उसमें बूंग फिल्म ने बच्चों की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है। बच्चों वाली फिल्मों की जो कैटेगरी होती है, इस फिल्म का नाम है बूंग।
फिल्म का नाम क्या है भैया? बूंग। ये जो आयोजित हुआ है 22 फरवरी को 79वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, जिसको बाफ्टा कहते हैं, ये लंदन में आयोजित हुए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर पॉल थॉमस को, जो कि वन बैटल आफ्टर अनोदर वाले थे। सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता रॉबर्ट अरामायो आई स्वीयर फिल्म के लिए, जबकि बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म ये बूंग है, लक्ष्मी प्रिया देवी और रितेश सिद्धवानी की। जबकि सबसे ज्यादा नामांकन किसको मिले? वन बैटल आफ्टर अनोदर। ये इंग्लैंड की एक अवार्ड समारोह कह सकते हो, इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किसे माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया कार्यकारी उपाध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? क्योंकि ये भारतीय मूल की है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ने किसे माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, अप्रैल 1975 में, अप्रैल 1975 माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन आदि के द्वारा, बिल गेट्स और पॉल एलन आदि के द्वारा, बिल गेट्स पॉल एलन आदि के द्वारा। वर्तमान में इसका माइक्रोसॉफ्ट का ओवरऑल सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का ओवरऑल सीईओ सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का ओवरऑल सीईओ कौन है? सत्या नडेला। जबकि आशा शर्मा को, अच्छे से याद रखिएगा, आशा शर्मा करके, ये माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही उसका जो गेम वाला डिवीजन है, जिसमें एक्सबॉक्स आदि ये गेम होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आशा शर्मा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975, बिल गेट्स इसके संस्थापक, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर ये वॉशिंगटन में। तो माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की नई सीईओ ये आशा शर्मा बनी है। नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो मार्ग का उद्घाटन किया है? लगभग 82 किलोमीटर लंबे नमो भारत रैपिड रेल के और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया है 22 फरवरी 2026 को। 22 फरवरी 2026 को मोदी जी ने कहां पर? तो याद रखिएगा, मेरठ। क्रांतिकारी धारा मेरठ, मेरठ को याद है ना, 10 मई 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी, क्रांति का प्रारंभ ये मेरठ से हुआ था, क्रांति का प्रारंभ। तो मेरठ में 82 किलोमीटर रैपिड रेल नई दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिए, भारत की पहली रैपिड रेल रूट है नई दिल्ली से मेरठ। ये कल, हालांकि 2 इसके जो खंड थे ये पहले ऑलरेडी इसका उद्घाटन हो चुका था। अब जो बचा हुआ हिस्सा है इसका जो कंप्लीट है, अब उसे कंप्लीट मतलब तीसरी बार मोदी जी ने उद्घाटन किया है। अब टोटल ये कह सकते हो, क्योंकि इसके जो नए खंड थे, सराय काले खां से न्यू अशोक नगर और मेरठ साउथ से मोदीपुरम, ये अभी शुरू नहीं हुए थे, तो इसको दोबारा से मतलब अब ये कंप्लीट उद्घाटन किया गया है। भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष और किन 2 स्टेशनों के बीच में बताओ? भारत की पहली यात्री ट्रेन तो 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे, मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे, यह भारत की पहली यात्री ट्रेन थी। नरेंद्र मोदी जी ने 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में किस उत्सव को मनाने की घोषणा की है? 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में किस उत्सव को मनाने की घोषणा? तो याद रखिएगा, राजाजी उत्सव, राजाजी उत्सव, क्योंकि 23 फरवरी को श्री राजगोपालाचारी का जयंती है। आज 23 फरवरी को श्री राजगोपालाचारी जी की क्या है? जयंती है। ये वो श्री राजगोपालाचारी है जिनको 1954 में को दिया गया पहले भारत रत्न विजेता में श्री राजगोपालाचारी भी थे। भारत रत्न पाने वालों में पहले भारतीय गवर्नर जनरल, आपको याद हो माउंटबेटन के इस्तीफे के बाद में ऐसे पहले भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल बने, भारत के गवर्नर जनरल पहले भारतीय, ये तमिलनाडु के पूर्व
मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अपनी पार्टी स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, मद्रास के पहले मुख्यमंत्री, मद्रास के ये 7 सीएम भी रह चुके हैं मद्रास के। 1944 में भारत पाकिस्तान को हिंदू मुस्लिम के बंटवारे को लेकर इन्होंने एक सीआर फॉर्मूला दिया था। सीआर फॉर्मूला 1944 में दे दिया था इन्होंने। उसके बाद में एक पॉइंट और है, इन्होंने सत्यवेदरायण, इन्होंने नमक यात्रा भी की है। वेदरायण नमक यात्रा भी इन्हीं के द्वारा सन 1930 में आयोजित की गई थी। सन 1930 में सी राजगोपालाचारी, इनके नाम पर राष्ट्रपति भवन में, याद रखिएगा, उत्सव मनाने की घोषणा की है। सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर यह उत्सव मनाने की घोषणा की है। यह सब रामायण का तमिल में चक्रवर्ती थ्रुमगन के नाम से अनुवाद किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। वेदरायण नमक सत्याग्रह संपादक भी रहे यंग इंडिया के। भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध, अंतिम गवर्नर पहले और स्वतंत्र भारत के अंतिम और पहले भारतीय गवर्नर जनरल, मद्रास मंदिर प्रवेश अधिकृत अधिनियम इन्हीं के द्वारा मुख्यमंत्री रहते हुए जारी किया गया था। वर्ष 2026 में पहले राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव का आयोजन यह कहां पर किया जाएगा? साल 2026 के पहले राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव, पहले राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव, पहले राष्ट्रीय दिव्यांगजन, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में दिव्यांग क्रिकेटरों का राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव वर्ष 2026 का पहला या 2026 में ओवरऑल पहला राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव। राष्ट्रीय दिव्यांगजन, तो साथी तैयार हो जाइए सबके सब। अगले 3-4 मिनट में अब सभी के लिए 2 बड़ी खुशखबरी लॉन्च कर रहा हूं। वर्ष 2026 में पहले राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट महोत्सव, पहले राष्ट्रीय। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस उत्सव को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की घोषणा की है? यह सती होली से पहले 1 सप्ताह का होता है। होली से पहले यह फागुन के महीने में 1 सप्ताह मतलब 7 दिन का यह फेस्टिवल होता है। इनको कुंवारों का फेस्टिवल भी कह सकते हैं। भगोरिया उत्सव, आप में से जितने कुंवारे हैं, यहां की एक रीति है, यह सती भील ट्राइब का उत्सव है, मुख्य तौर पर जनजाति उत्सव है। इसमें लड़की और लड़के अपने लिए वर और वधू चुनते हैं। लेकिन अगर तुम में से कोई सोच रहा हो कि भैया भगोरिया उत्सव से ही हम शादी करके आएंगे, तो वहां भी लड़की पूछेगी तेरे पास सरकारी नौकरी है या नहीं है, तो तुम्हारा तो भगोरिया उत्सव में भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए नौकरी लगा लो, मेहनत कर लो। समझिए मेरी बात। भगोरिया हाट फेस्टिवल भी कह देते। ये मध्य प्रदेश का उत्सव है। कहां का भैया? मध्य प्रदेश का उत्सव है। इसको राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की है। 7 दिन का होता है। क्या होता है? 7 दिन का। उत्तर पूर्व चावल महोत्सव, विरासत के अनाज। उत्तर पूर्व चावल महोत्सव, विरासत के अनाज, यह नागालैंड में आयोजित किया जा रहा है। उत्तर पूर्व चावल महोत्सव, विरासत के अनाज, इसका पहला संस्करण यह नागालैंड में। उत्तर पूर्व चावल महोत्सव, विरासत के अनाज, पहला संस्करण नागालैंड में। सोनपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को किस राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? यह बिहार के सोनपुर में, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। सोनपुर हरिहर क्षेत्र मेला भी कह देते हैं। गंगा और गंडक नदी के तट पर बिहार के हाजीपुर में सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो याद रखिएगा, बिहार सरकार ने सोनपुर में पशु मेला लगता है, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कह देते हैं। हरिहर क्षेत्र मेला भी कह देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिहार में। भारत के संविधान के तमिल और गुजराती संस्करणों का विमोचन
किसके द्वारा किया गया है? हमारे संविधान को तमिल और गुजराती भाषा में अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। तो इसके तमिल और गुजराती संस्करण का विमोचन ये उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने किया है। इसका विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने, उपराष्ट्रपति। संविधान दिवस 26 नवंबर। वर्ष 2026 का ऑल इंडिया मैनेजमेंट अवार्ड, ऑल इंडिया मैनेजमेंट अवार्ड किसे बिजनेसमैन या बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, AIMA अवार्ड होते हैं ये, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, ये करण अडानी, ये करण अडानी, करण अडानी को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। बस 2 सेकंड रुक जाइए। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर करण अडानी। नासा द्वारा आर्टेमिस पहले 6 मार्च को जाना था, पर कल फिर से घोषणा की है अप्रैल से पहले नहीं जा पाएगा। इसके रॉकेट में गड़बड़ आ गई है, अप्रैल से पहले नहीं जाया जाएगा। यह बताइए चांद पर पहला कदम किसने रखा, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 खिताब किस टीम ने जीता? श्रीलंका ए ने बांग्लादेश को हराकर, श्रीलंका कह रहा हूं, भारत ए टीम ने उप विजेता रही है बांग्लादेश। इसमें उप विजेता कौन रही है? याद रखिएगा बांग्लादेश। और यह थाईलैंड में आयोजित हुआ है। यह कहां पर आयोजित हुआ है? कहोगे सर यह थाईलैंड में आयोजित हुआ है। यह कहां पर आयोजित हुआ है? यह थाईलैंड में। भारत ने यह खिताब इंडिया ए टीम की, राधा यादव कैप्टन रही है, राधा यादव कप्तान, इंडिया ए टीम ने यह दूसरी बार जीता है। इंडिया ये टीम ने कितनी बार जीता है? दूसरी बार जीता है। उप विजेता बांग्लादेश, किसको हराकर। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? इसका आयोजन थाईलैंड में, इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजन। मौनी शंकर मुखोपाध्याय ये सती लेखक थे, बांग्ला भाषा के लेखक। तो तैयारों सबके सब मौनी शंकर मुखोपाध्याय, इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये सत्य याद रखिएगा, एक लेखक थे। तो सबके सब तैयार हो, सबके सब। तो साथियों पहली बात तो ये सुन लीजिए, हम लोग 2 चीज लॉन्च कर रहे हैं। एक तो आपके लिए ये जितनी मैं करंट कराता हूं इसके ऊपर रोज 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट, और इसमें रोज 100 स्टूडेंट को 100 रुपए मतलब 10,000 रुपए के नाम होंगे। 5 मिनट का टेस्ट होगा, 10 MCQ होंगे। और ये कौन से होंगे? जो मैं आपको अभी क्लास में बीच बीच में पढ़ाया, जो मैं अभी आपको बीच बीच में पढ़ाया। अब सबसे पहले तो आपके लिए 2 खुशखबरी दे देता हूं। तो एक बार सबसे पहले बताओ, पहली खुशखबरी दे दूं? पहली और दूसरी खुशखबरी दोनों एप्लीकेशन पर है। पहली बात बताऊं, ये दोनों कहां पर है साथी? एप्लीकेशन, दोनों कहां पर है एप्लीकेशन? तो पहले समझिए, इतने दिनों से साथी आप लोग करंट और स्टैटिक के लिए परेशान होते थे। करंट के लिए 10 प्रकार की किताबें, स्टैटिक के लिए 10 प्रकार की किताबें। तो साथी सबसे पहले तो मैं सरस्वती और अपने बाबा श्याम का नाम लेकर आप सभी के लिए मैं लॉन्च कर रहा हूं स्टैटिक और करंट का ये एक कॉम्बो सेट। स्टैटिक और करंट का ये साथी कॉम्बो सेट, स्टैटिक और करंट का ये कौन सा सेट? कॉम्बो सेट। ये दोनों की दोनों किताबें एग्जाम्पल ऑफिशियल एप्लीकेशन के बुक सेक्शन में 199 रुपए की। इसमें ये कंप्लीट स्टैटिक है, रेलवे से लेकर यूपी से लेकर SSC